हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस या यू कैन से मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है क्लियर है, सिंगुलर नंबर है। और जो आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इज द प्लूरल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स, है ना। मैथ्स में नहीं, ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है। ठीक, अब देखिए इस वाले जो आज वाली हमारी क्लास है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। उसमें हम पता लगाएंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर, एंड व्हेन वी से टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये हम सारी चीज़ें आज इस वाली क्लास में कवर करने वाले हैं गाइज। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिए बेटा, सपोज कीजिए कि ज्योति जो है वो हमारी 12th ए यानी कि 12th ए यानी कि मैथ्स के सेक्शन की एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योति एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। इंफॉर्मेशन ये थी कि ज्योति को जो है मैथ्स में 90 मार्क्स मिले हैं। क्लियर है? ठीक, तो अगर मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए कि जो मुझे क्लियरली बता दे कि ज्योति को मैथ्स में 90 मार्क्स मिले हैं, ठीक, तो वो एक्सप्रेशन अगर सपोज कीजिए वो ये है 90, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है 90। ठीक, तो इसका मतलब है मैं इंडिकेट करूँगी कि जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ ज्योति इन सब्जेक्ट मैथ्स। क्लियर है? ऐसे इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि सपोज कीजिए ज्योति के जो हैं बेटा मैथ्स में 90 मार्क्स हैं और मैं कह रही हूँ फिजिक्स में उसके 82 मार्क्स हैं और भाई केमिस्ट्री में 85। देखिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा लेंगे ना हम लोग, है ना भाई। तो अब मैं कह रही हूँ कि मुझे अगेन एक्सप्रेशन देना है, एक ऐसा एक्सप्रेशन देना है जो इन तीनों नंबर को एक ही एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दे। ठीक, अब वो मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं ऐसे बना दूँ 90, 82 एंड 85, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा 90, 82, 85। अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन में इस ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स ज्योति's मार्क्स इन मैथ्स एंड द सेकेंड एलिमेंट विल रिप्रेजेंट her marks in physics and the third element will represent chemistry's marks. And similarly in this bracket जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि दिस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स के मार्क्स को। जो सेकेंड एलिमेंट है वो हम कर रहे हैं 82 यानी कि वो फिजिक्स के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बेटा थर्ड है दैट इज़ 85 वो हमारा कर रहा है केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक, जैसे अब ये ज्योति हुई तो ऐसी अगर मैं एक लड़की और ले लेती हूँ भाई, सिमरन ले लेती हूँ मैं सिमिलरली। ठीक है, मैं कह रही हूँ सिमरन के जो हैं मैथ्स में जो मार्क्स हैं, इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। सिमरन के मैथ्स में मार्क्स हैं भाई 85, फिजिक्स में उसके 80 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में उसके 82 मार्क्स हैं। ये हमारी सिमरन हो गई, ये हमारी ज्योति के मार्क्स हो गए। अब मैं कह रही हूँ मुझे इनको भी एक ऐसा एक्सप्रेशन देना है कि एक सिंपल एक्सप्रेशन ही इन दोनों के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक, अब सपोज कीजिएगा ऐसे हो सकता है या तो 90, 85, 82, 80, 85 एंड 82। ये मैंने लिख दिया मैथ्स, ये मैंने लिख दिया फिजिक्स, ये मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, है ना। इधर मैं लिख देती हूँ जे यानी कि ज्योति, इधर मैं लिख देती हूँ एस यानी कि सिमरन। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो ये फर्स्ट है यानी कि जो ज्योति के नीचे लिखा हुआ है ये ज्योति के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एस के नीचे लिखे हुए मार्क्स वो सिमरन के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जो एम के सामने लिखे हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथ्स के मार्क्स, जो पी के सामने लिखे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिक्स के मार्क्स, और बेटा जो सी के सामने लिखे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे व्हाट केमिस्ट्री के मार्क्स। सिमिलरली यदि बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे जे लिख देती हूँ, यहाँ पे एस यानी कि दिस इज ज्योति, दिस इज सिमरन, दिस इज मैथ्स, दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री। तो इसका मतलब ये हो गया 90, दैट इज 85, दैट इज 82, 80 एंड दैट इज 85, दैट इज 82। अब जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी फर्स्ट व्हाट इज दिस, दिस इज ए वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल क्लियर है ना, वर्टिकल ऐसी लाइंस होती हैं, ये आपने 10th में पढ़ रखा है, और बच्चों जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ऐसी लाइंस होती हैं। तो
इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैथ्स के मार्क्स, जो आपकी सेकेंड वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फिजिक्स के मार्क्स, और बेटा जो आपकी थर्ड वर्टिकल लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। सिमिलरली अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं। जो आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसके मार्क्स, ज्योति के मार्क्स, हॉरिजॉन्टल। और बच्चों जो आपकी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सिमरन्स मार्क्स। ओके, सिमिलरली हियर वी हैव 1 and 2 वर्टिकल लाइन्स, और हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई, 1, 2 and 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अगर मैं, अच्छा वो मैंने मिटा दिया है, अगर सपोज कीजिए मेरा ये होता, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें कितनी वर्टिकल लाइन है, 1 वर्टिकल लाइन, और हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन, 1, 2 and 3 हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ना। तो जैसे अगर मैं लिख दूँ 82, 90, 91, इसमें क्या है बेटा, कितनी हॉरिजॉन्टल है, 1 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1, 2 and 3। तो इसका मतलब ये आपका एक अरेंजमेंट था, है ना। और इस अरेंजमेंट में मुझे क्या क्या मिला, वर्टिकल्स लाइन मिली और हॉरिजॉन्टल लाइन मिली। ठीक, नाउ आई एम कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात और बेटा, जो भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, वो कैसे अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर, यानी कि देखिए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, है ना, या तो ऐसे देखिए रेक्टेंगल है ना ये, है ना, या फिर ऐसे बन रहा था कुछ, मान लीजिएगा 40, 41, 30, 31, 20, 21, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है ना, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मीन्स अगर सपोज कीजिए मैं एलिमेंट लिख देती हूँ 2, 3, 4, 5 and 2, तो ये मेरा मैट्रिक्स नहीं है। कभी सोचो कि अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख देते हैं, नहीं, ज़ीरो अपने आप से नहीं लिख सकते आप जब तक कि उसमें गिवन ना हो कि ये ज़ीरो एलिमेंट है। फिलहाल अगर मैं ये बोल रही हूँ तो दिस इज़ नॉट एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है। देखिए कैसे बनेगा रेक्टेंगल, ये ऐसे आ गया, तो ये रेक्टेंगल कहाँ बन पा रहा है, नहीं बन रहा ना, तो दिस इज़ नॉट ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो चलिए मैं डेफिनेशन बताती हूँ आपको। देखिए बेटा, डेफिनेशन है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, या यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं बेटा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ओके, जो ये नंबर्स लिखे हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हैं, इस अरेंजमेंट के अंदर लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिएगा, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओनली। देखिए मैंने लिखा है A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, कैपिटल लेटर्स से ही डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस टाइप वाला ब्रैकेट जैसे मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस में बनाया है, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे, या फिर हम ये वाला भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये मैट्रिक्स क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे जाके ऐसे होके ऐसे हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट दे ही नहीं रखे हैं, तो दिस इज़ नॉट अगेन ए व्हाट, मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया बेटा कि मैट्रिक्स में जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं हमारे, उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, देखिए दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, दीज आर द व्हाट, वर्टिकल लाइंस। बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज। व्हाट आर दीज, दीज आर रोज। और भाई जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और बेटा जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। ओके, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/n, और इसको हम पढ़ते हैं m/n। m इंटू n के बजाय हम इसको पढ़ते हैं m/n। ठीक है, तो मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1, 2।
तो इसमें 2 लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। पहले रोज आती हैं फिर कॉलम आते हैं। रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन और बेटा कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन। जैसे इसमें आइएगा, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल 1 और 2, तो ऑर्डर हो गया इसका 3/2। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 रोज हैं इसमें। कॉलम कितने हो गए, कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन, यानी कि ऑर्डर हो गया इसका 2/2। तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो देखिए ऑर्डर m/n, ये क्लियर हुआ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m into n, कहने का मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 2 3 6। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स b जो थी हमारी 3/2 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स C जो था हमारा 2/2 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, यानी कि m into n जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं। जनरली कोई भी मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। m/n ऑर्डर मीन्स व्हाट, m रोज होंगे और n होंगे कॉलम। m रोज देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड ये लास्ट में mth रो। n वर्टिकल लाइन यानी कि n कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और लास्ट में nth कॉलम। अब देख रहे हैं, देखिए m रोज n कॉलम, ऑर्डर हो गया m into n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके बेटा, m into n, मतलब mn नंबर ऑफ एलिमेंट है। लिखा इन्होंने इस मैट्रिक्स को ऐसे है, देखिए जब हम आगे थ्योरम्स करेंगे तो उसमें ये काम आएगा हमारा। तो a इज इक्वल टू aij m/n, i वेरिंग फ्रॉम 1 to m और j वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और i और j क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेके लास्ट तक जहाँ तक भी जा रहे हैं। अब जो मैंने ये aij लिखा है, ये aij क्या है हमारा, aij इज द एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम। मतलब जो ये aij मैं लिख रही हूँ, i का मतलब है रो और j का मतलब है कॉलम, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैट्रिक्स, देखिए मैंने दूसरी नोटिफिकेशन दी है इसमें, हाउ मेनी रोज हियर, रोज यानी कि वर्टिकल लाइन 1 2 3 वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी 3 हॉरिजॉन्टल यानी कि रोज और 3 वर्टिकल यानी कि कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3/3, और बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 3 9 हो गया। अब मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज A31 हियर, A31 मीन्स व्हाट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी देखिए एलिमेंट लाइंग एट थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है 5, तो आंसर विल बी व्हाट 5। A22 का मतलब क्या हो बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड रो इधर चलिए 1 2 सेकंड कॉलम, तो आंसर विल बी व्हाट 2। क्लियर हुआ ये। और एग्जांपल्स हम अभी करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम अभी बाद में करेंगे। देखिए बेटा मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन ए प्लेन, है ना। प्लेन में जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनकी वर्टिसेस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए जब प्लेन की बात आ गई है तो फिर एक पॉइंट की भी बात आएगी। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है मेरा प्लेन में 1 और 2, दिस इज ए पॉइंट इन ए प्लेन, है ना। अर्गेन प्लेन में एक पॉइंट है 1 2, मैं कह रही हूँ मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखिएगा अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैट्रिक्स में 1 2, या फिर मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा 1 2। ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट 1 2 इन प्लेन 2 इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। ओके गाइज, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि आपके पास में सपोज कीजिए ट्राइंगल है, या फिर आपके पास में लाइन है, या सपोज कीजिए क्वाड्रिलेटरल है, वो है ना, पैरेललोग्राम है, तो हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिएगा अगर मेरे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल आता है, ये मान लीजिएगा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसकी वर्टिसेस कुछ भी ले लीजिएगा, सपोज कीजिए 1 2 2 3 0 4 एंड 1 5, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है, उसकी वर्टिसेस ये हैं। तो मैं कह रही हूँ मुझे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वेरी मच सिंपल है ना। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो लेट द मैट्रिक्स इज ए नहीं, ए बी सी डी ऑलरेडी आ चुका है, तो मैट्रिक्स एक्स लिख देते हैं। अब इसमें 1 2 2 3 0 4 1 5 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। दूसरी नोटिफिकेशन क्या हो सकती है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, या फिर मैं दूसरे में कैसे लिख सकती हूँ 1 2 2 3 0 4 एंड 1 5। दोनों ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। इसका ऑर्डर बताएंगे क्या होगा। इसका ऑर्डर हाउ मेनी रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 and 2, तो ऑर्डर हुआ 4/2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भाई 8। हियर हाउ मेनी रोज 1 and 2, 2 रोज ओनली, कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, यानी कि 2/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन कितने होंगे इसमें 8 है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें आप मुझे बताइए इस वाली मैट्रिक्स में A32 मीन्स व्हाट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो 1 2 3 ये हो गया मेरा थर्ड रो, सेकंड कॉलम 1 2 सेकंड कॉलम ये, तो आंसर विल बी व्हाट 4। ठीक है गाइस, देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। एक कह रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज, 3 पार्ट है इसके, कि अगर किसी मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर सपोज कीजिएगा 15 हैं, तो पूछ रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट है 15, यानी कि mn इज इक्वल टू मेरा 15 है, तो ऑर्डर कितना होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर है मेरा m/n। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 15 आ जाए, तो वही उसका ऑर्डर मिल जाएगा मैट्रिक्स का। अब देखिएगा आप कि 50, मतलब ये बात क्लियर है ना, एलिमेंट्स जो है उसमें 15 आने हैं है ना। तो पूछ रहे हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द 2 नंबर्स विद प्रोडक्ट 15। तो कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्डर, 15 1 जा 1 into 15, और क्या हो सकता है 3 into 5 या फिर 5 into 3। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15। क्लियर है, आगे आइए 18 पे। अब की बार mn यानी कि m इंटू n, यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं 18, तो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब बेटा m/n, 18 1 जा फिर 1 into 18, दूसरा 2 9 जा या फिर 9 2 जा, ये ऑर्डर हो गया। और भी कुछ हो सकता है क्या, यस 3 into 6 एंड 6 into 3, आगे कुछ नहीं। तो ये पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं किसी मैट्रिक्स के जिसमें 18 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये 18 एलिमेंट और ऑर्डर ये, ठीक। 17, इसका मतलब मल्टीप्लाई 17, कौन से 2 नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 17 आ सकती है, एक तो 17 into 1 और एक 1 into 17, चूँकि प्राइम नंबर है बेटा, तो इन दोनों बस यही 2 ऑर्डर बन पाएंगे, 17 into 1 और 1 into 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बेटे उस मैट्रिक्स का व्हाट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर निकाल सकते हैं हम इसका। चलिए बेटा टाइप ऑफ मैट्रिसेस है ना, लिखा हुआ है तो इसी में से हम आपको समझा देते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है। एक ही रो होने का मतलब ऑर्डर कैसा मिलेगा रो मैट्रिक्स का, 1/n टाइप का। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, हैविंग ओनली 1 रो, तो 1 रो मिलेगी उसमें, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो दैट इज रो मैट्रिक्स। तो दिस इज द एग्जाम्पल। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन कितनी भी हो जाए, तो ऑर्डर देखिए 1/4 टाइप का है, तो दिस इज रो मैट्रिक्स। तो फिर सिमिलरली मेरे ख्याल से कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम मैट्रिक्स। भाई देखिए रो मैट्रिक्स में 1 रो, तो कॉलम मैट्रिक्स में कितनी कॉलम, 1 कॉलम, और ऑर्डर कैसा होगा बेटा इसका, m/1 टाइप का, यानी कि एक कॉलम होगा। जैसे कि ये देखिए एक कॉलम है 1 2 3, 3 रोज हैं, ऑर्डर है 3/1 टाइप का। क्लियर हो गया रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए बेटा नेक्स्ट आ रही है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स
A matrix is said to be horizontal matrix if number of rows is less than number of column. यानी कि अगर m by n ऑर्डर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे पड़ी हुई मैट्रिक्स, ऐसे लगेगा पड़ा हुआ सा, ये देखिए ऐसे, ये वाली मैट्रिक्स कैसी लग रही है, बिल्कुल एक्टिव, यानी कि खड़ी हुई मैट्रिक्स लग रही है, और ये लेटी हुई मैट्रिक्स लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे तो चलते हैं हम, और वर्टिकल मीन्स हम ऐसे चलते हैं, है ना। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स है तो दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, और यदि ऐसे मैट्रिक्स चल रही है तो दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होनी चाहिए, रोज कम होनी चाहिए, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। और वर्टिकल में क्या होना चाहिए, वर्टिकल में जो है आपके कॉलम कम होने चाहिए, तभी वो ऐसे खड़ी हुई दिखेगी मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए what is the definition, a matrix is said to be horizontal matrix if number of rows is less than the number of columns, m less than n, this is the example. Similarly vertical matrix कैसी होगी बेटा, a matrix is said to be a vertical matrix if number of columns is less than number of rows, clear सी बात है, कॉलम अब की बार रोज से कम होंगे, दिस इज द एग्जाम्पल। अब आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, तो फिलहाल लेंथ मीन्स यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ मीन्स रोज एंड कॉलम्स, यानी कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यानी कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर एम इज इक्वल टू एन, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाउ मेनी रोज, 1 2 3, हाउ मेनी कॉलम, 1 2 3, हो गए ना 3 by 3, तो दिस इज व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर हम m ही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए m by m लिख लीजिएगा या n by n, एक ही बात है। मैंने क्या कहा है, m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तो n by n भी लिख सकते हैं आप, m by m भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, द एलिमेंट्स ai मीन्स 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2, आई का मतलब दोनों सेम होने चाहिए, तो 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि दिस, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि दिस। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ai ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब बेटा, जो ये है मेरा ये, दिस इज द व्हाट, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, इसे हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं, जो इस मैट्रिक्स को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि भाई डिवाइड तो ये भी कर रहा है, ये वाला अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये भी तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो बेटा ये माइनस ये वाला एलिमेंट है, ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि A13 है, 1 3, जबकि मैं क्या कह रही हूँ, आई होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए, तो आई की यहाँ तो वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 3 होगी, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, सही है ना। आई टाइप के ही होनी चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 एंड 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3, ये रहा A11 2 2 3 3 NN, ये बनाएंगे डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। कभी आप सोचो ये भी तो इसके 2 हिस्से कर रहा है, मैम ने तो बोला था 2 हिस्से होने चाहिए मैट्रिक्स के, लेकिन बेटा अगर मैं -2 भी लूँगी तो ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 1 है ये, जबकि मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए जी, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब देखिए मैंने बोला है दीज आर द डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल पे होते हैं, तो नॉन डायगोनल कौन से हो गए, जो मेन डायगोनल के अलावा है, या तो डायगोनल या फिर नॉन डायगोनल। तो अगर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो हम उसको कहते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स है। मीन्स Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, जब i और j बराबर नहीं होंगे, यानी कि जब ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर मैं कह रही हूँ 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3, ऐसे, जैसे ये 1 by 1 का डायगोनल मैट्रिक्स, ये 2 by 2 की डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल पे नॉन ज़ीरो है, सॉरी हाँ डायगोनल पे नॉन ज़ीरो है,
और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है वो ज़ीरो है सारे। ये देखिएगा, डायगनल पे नॉन ज़ीरो है, बेशक एक ज़ीरो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे मतलब एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एट डायगनल, और बाकी जो डायगनल के अलावा है वो है ज़ीरो एलिमेंट। तो डायगनल के अलावा सारे यदि ज़ीरो होते हैं तो हम उसे कहते हैं व्हाट, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे सारे में ज़ीरो ज़ीरो आ जाए तो हम उसको नल मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन डायगनल पे कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ जाता है तब हम उसे क्या पढ़ेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be scalar matrix if all non-diagonal elements are zero। बिल्कुल सेम इसके जैसा हो गया, लेकिन जो डायगनल एलिमेंट होंगे ना बेटा वो सेम होंगे। What? Yes। देखिए, डायगनल एलिमेंट्स आर सेम मीन्स aij इज इक्वल टू ज़ीरो जबकि i नॉट इक्वल टू j। जब i j के इक्वल नहीं होगा तो एलिमेंट ज़ीरो होंगे, लेकिन जब i इक्वल टू j होगा तो एलिमेंट सेम होंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, सेम है ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इसमें आइए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई, स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल में ये ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन स्केलर में ये ज़रूरी है कि ये इक्वल होनी चाहिए। नोट भी लिखा है हमने कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगनल मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगनल बोल सकते हैं, ये डायगनल है, लेकिन मैं हर डायगनल को नहीं बोल सकती कि वो स्केलर है, क्योंकि स्केलर की मेरी खूबी होती है कि स्केलर के सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये डायगनल तो है, क्योंकि डायगनल में नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगनल में ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक, अब आती है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई एन। देखिए स्क्वायर है तो एन सेम ही रहेगा, मीन्स अगर मैं I2 लिख रही हूँ तो 2/2 की बनेगी यूनिट मैट्रिक्स, 1 लिख रही हूँ तो 1/1 की, 3 लिख रही हूँ तो 3/3 की बनेगी। ठीक, अब देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एंड डायगनल एलिमेंट्स आर 1। यानी कि जो डायगनल एलिमेंट हैं उन पे तो 1 होंगे और बाकी 0 होंगे। क्लियर है, जो आपका डायगनल एलिमेंट हैं वो 1 होंगे, बाकी जगह 0 होंगे। तो ये क्या है, इसको हम डायगनल मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये आइडेंटिटी तो है ही। लेकिन मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकती। आइडेंटिटी में इसको क्यों नहीं बोल सकती बेटा, बिकॉज आइडेंटिटी के लिए 1 होना चाहिए। ये हमने लिखा हुआ है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बोथ scalar as well as diagonal but not vice versa। देखिए बेटा नंबर 9 पे आ रही है हमारी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, है ना। नल मैट्रिक्स कैसी होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नल मैट्रिक्स आर ज़ीरो। यानी कि aij इज ज़ीरो फॉर ऑल i इक्वल टू j, चाहे i इक्वल टू j भी हो, चाहे i नॉट इक्वल टू j हो। फॉर ऑल आई एन जे लिख देते हैं, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आना चाहिए। देखिए 0 0 0 0 ये स्क्वायर होनी ज़रूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ओ से, और ये ज़रूरी नहीं है बेटा स्क्वायर हो। अभी तक देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी, स्क्वायर होनी चाहिए, डायगनल स्क्वायर होनी चाहिए, यूनिट और आपकी स्केलर वो सारी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। ठीक, और इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। ये कह रहे हैं ये डायगनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी तो खैर है ही नहीं है। नल मैट्रिक्स में हम इसको डायगनल भी बोल सकते हैं, जो कि डायगनल्स, और इसको बस एक नल मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसको हम डायगनल भी बोल सकते हैं और स्केलर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा कि नल मैट्रिक्स जो है डायगनल भी होती है और स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, बट हाँ यूनिट मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती। ठीक, और देखिएगा बेटा ओ जो ये मैट्रिक्स है हमारी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, देखिए हम इसको बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो ऐसे बता देते हैं कि आप अगर 0 को किसी में भी ऐड करते हैं तो वो नंबर आ जाता है, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। सिमिलरली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि जो यूनिट मैट्रिक्स थी
वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, पर चलिए उसको हम बाद में पढ़ते हैं। फिर नंबर 10 पे आती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ all the elements above diagonal are 0, all the elements, क्या कह रहे हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि all the elements, if all the elements above the diagonal, है ना, i ग्रेटर देन, देखिए aij इक्वल टू 0 होना चाहिए जब i की वैल्यू j से बड़ी होती है। i की वैल्यू j से बड़ी का मतलब 2 1 3 1 3 2, देखिए 2 1 3 1 3 2, ठीक। तो ये हो गया क्लियर, इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो होगा यहाँ पर, सॉरी, देखिए अपर ट्रायंगुलर है ना, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ऑल द एलिमेंट अबव द डायगोनल, जो ये आपका मेन डायगोनल है इसके अबव जो एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो। एक ही चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद मत रखिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ये याद रखिएगा कि डायगोनल्स के जो बिलो के एलिमेंट है ना, डायगोनल के नीचे जो हैं वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर। और बच्चों अगर डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हों तो हम उसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जब एलिमेंट्स से ऊपर ट्रायंगुलर बन जाए। देखिएगा ऊपर ट्रायंगल बना सकती हूँ मैं, ये रहा, ऐसे बन गया ऊपर ट्रायंगल, इसमें भी ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट का ट्रायंगल बन रहा है, तो हम उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि LTM, इफ ऑल द एलिमेंट्स above the diagonals are 0, यानी कि जो डायगोनल के ऊपर हैं वो सारे ज़ीरो, समझ रहे हैं, यानी कि डायगोनल के नीचे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ जाएं। देखिए रहा, इफ़ Aij इज़ 0 फॉर ऑल i लेस देन j, i लेस देन j का मतलब j जब यहाँ पे बड़ा हो जाए, j बड़ा होने का मतलब देखिए रहा 1 2 1 3, ये यहाँ पे 2 1, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 3 2, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखिएगा बेटा, अगर डायगोनल के नीचे नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ट्रायंगल बनता है तो वो लोअर ट्रायंगुलर होती है, अगर डायगोनल के ऊपर नॉन ज़ीरो का बनता है तो वो अपर ट्रायंगुलर बनती है। कहने का मतलब दोनों में से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, डायगोनल्स के ऊपर ज़ीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यदि डायगोनल्स के नीचे सारे ज़ीरो तो अपर ट्रायंगुलर, ये याद रखिएगा। अगेन नोट कीजिएगा, जो नल मैट्रिक्स होती है वो अपर ट्रायंगुलर भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर भी होती है, दोनों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। जैसे हमने बताया ज़ीरो क्या होती है, स्केलर और डायगोनल दोनों होती है, ऐसे ही नल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। ये देखिएगा ट्रेस बहुत ईजी है, याद रख सकते हैं इसको। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, अगर एक ए मैट्रिक्स है Aij, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका n हो गया, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को सम कर दीजिएगा तो हम उसे पढ़ते हैं दैट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो मेन डायगोनल है उनको ऐड कर दीजिएगा उसके एलिमेंट को, यानी कि TR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू सिग्मा AII, आई मीन्स व्हाट इज दिस, दोनों सेम 1 1 2 2 3 3, और 1 1 2 2 3 3 का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, ये हमने पीछे बताया ना। तो ये अगर हम इनको ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को तो दैट इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए बेटा, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A is equal to Aij, B is equal to Bij are said to be equal if A and B have same order। A और B का बेटा सेम ऑर्डर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स देखिए A is equal to B लिखते हैं अगर A इक्वल टू B है, और अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो हम A नॉट इक्वल टू B लिखते हैं। बहुत ही ईजी सी चीज़ थी ये वाली, तो है ना, ठीक। कंपेरेबल मैट्रिक्स देखिए क्या होते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर वाली जो होती हैं वो कंपेरेबल होती हैं, और सेम ऑर्डर भी हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो होती हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब आपको इसका एग्जाम्पल ही क्लियर है। ए का ऑर्डर कितना है
2/2, बी का ऑर्डर कितना है 2/2। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये दोनों की दोनों ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई है हमारी। ठीक है, अब चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देते हैं अभी हम। देखिए बेटा, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू बी है तो कह रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालिएगा। तो चलिए, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो व्हाट डज दिस मीन, 4xy1 इज इक्वल टू होना चाहिए z2 3w। ठीक है, ऑर्डर सेम है दोनों का। इसका ऑर्डर कितना है 2/2, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों का ऑर्डर सेम। अब मैं कह रही थी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब पता है क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है A11 इसका भी B11, यानी कि इसका फर्स्ट, इसका भी ये, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू क्या हुआ Z, इसका ये वाला एलिमेंट, इसका भी ये वाला, यानी कि x इज इक्वल टू 2, इसका ये वाला एलिमेंट, इसका ये वाला, इसका ये वाला, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर है ना? तो देखिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए ज़रूर, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सेम नहीं हो और आपने इक्वल करने शुरू कर दिए। देखिए, अब अगर मैं इसमें कहने लगूँ फाइंड x व्हेन दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ये इक्वल ही नहीं है। वाई? कितनी रोज हैं इसमें 1, कॉलम कितने हैं 1 and 2, 2, तो ऑर्डर कितना हुआ बेटा इसका 1/2। और इधर देखना 1 2, 2 रोज 2 कॉलम, तो ये इक्वल है ही नहीं। कभी निकालनी शुरू कर दो मैट्रिक्स इसकी, मतलब इसका आंसर। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे हम कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y, तो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज हैं 1 and 2, 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1, ऑर्डर 2/1। कितनी रोज हैं 2 और कॉलम 1, ऑर्डर सेम है ना, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। तो इसका मतलब x² - 1 इज 15 एंड y + 1 इज 8। सॉल्व दिस, तो x² विल बी 16 एंड y विल बी 7, तो दैट इज x इज इक्वल टू +-4 और y आ गया मेरा 7। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास ओवर करते हैं हम। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब अपना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।